नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे संसद पढ़ेंगे आज के सेशन में, और जो कि एक पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, हम बिना समय गंवाए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अगर पॉलिटी की, तो संसद की अगर बात किया जाए तो संसद कि अगर पहले हम इसे क्या करते हैं, बैकग्राउंड की बात कर रहे थे कि संसद कब बना था, इसका गठन कब हुआ था, इसका शिलान्यास कब हुआ था। इसके बाद क्या करेंगे हम, संसद के कितने पार्ट हैं, संसद में कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो आते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो संसद की जो गठन हुआ था, संसद की स्थापना कब हुई थी, 1927 में संसद की स्थापना हुई थी। ठीक है। संसद के शिलान्यास की अगर बात होती है तो संसद का शिलान्यास का सेंस मतलब कि संसद का जो रूपरेखा, जो नींव खना गया था, शिलान्यास कब हुआ था, तो उसका हुआ था 12 फरवरी 1921 को। कब हुआ था दोस्तों, 12 फरवरी 1921 को हुआ था। और उद्घाटन कब हुआ था उसका, तो 18 फरवरी 1927 को। कब हुआ था, 18 फरवरी 1927 को। 12 फरवरी 1921 को शिलान्यास हुआ था और 1927 को यह बन करके क्या हुआ, तैयार हो गया और इसका उद्घाटन हुआ। मतलब कि संसद को बनने में कितने साल लगे थे, तो 6 वर्ष में हमारा संसद बन करके तैयार हो गया था। शिलान्यास किसने किया था, तो ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो गवर्नर जनरल उस समय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड इरविन उस समय जो गवर्नर जनरल थे, इनके हाथों किया गया था, संसद का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो संसद होता है, संसद को लोकतंत्र का हृदय स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद को लोकतंत्र का, किसका, लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, संसद को क्या कहता है, हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का एक हृदय स्थल, क्योंकि यहीं पे जो हमारा कानून वगैरह सब बनता है, सब संसद के अंदर ही बनता है। हमारे राष्ट्रपति भी संसद भवन में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं, आता है संसद की अगर बात करें तो संसद का मेनली जो अनुच्छेद है वो किस में बात की गई है, 79 अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है। लेकिन ये पूछा कि संसद किस पार्ट में है, तो संसद का भाग है पांचवें पार्ट में संसद है। और पांचवा पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक संसद है। भाग 5 है, सॉरी, संसद तो 79 में है, लेकिन भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 79 to 122 अनुच्छेद में दिया गया है। संसद 3 पार्टों से मिलकर बना है, 3 चीज़ों से संसद मिलकर बना है। कौन कौन सा है, तो एक राष्ट्रपति जी हैं, एक राज्यसभा है और एक कौन है, लोकसभा। इन 3 चीज़ों से मिलकर संसद बना है। ये नहीं, संसद में केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। और आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो दोस्तों, हम राष्ट्रपति जो है वह अभी नहीं करेंगे, जब हम राज्यसभा लोकसभा कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा और इसके बाद पढ़ेंगे लोकसभा और इसके बाद राष्ट्रपति पे आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में क्या है। नोट्स में पहली बात कही गई है कि 1954 से पहले, 1954 से पहले, किससे, 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था, राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों, राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता। कब, 1954 से पहले। और लोकसभा को क्या कहा जाता था, तो लोकसभा को कहा जाता था जनता का सदन। क्या कहा जाता दोस्तों,
जनता का सदन, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पब्लिक और इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद और लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। बात करते हैं राज्यसभा में क्या होता है और लोकसभा में क्या होता है। तो राज्यसभा में जो होते हैं ना, राज्यसभा क्यों है, तो राज्यसभा में जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में जो बैठते हैं सांसद वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लोकसभा में जो बैठते हैं सांसद वह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अंतर है। राज्यसभा राज्य से राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और लोकसभा पूरी भारत देश का क्या होगा, प्रतिनिधित्व होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। किसका, संसद का अभिन्न अंग है कौन, राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग तो है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। किसका सदस्य नहीं होता है दोस्तों, संसद का सदस्य नहीं होता है। देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है वह किसी भी संसद में नहीं ना राज्यसभा में बैठता है ना लोकसभा में बैठता है। लेकिन जब राज्यसभा या लोकसभा का प्रथम बैठक जो होता है तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, अभिभाषण करने आते हैं अपना। राज्यसभा में होता है अभिभाषण राष्ट्रपति का और लोकसभा में होता है। कब होता है, प्रथम बैठक और जब अंतिम बैठक होती है तो उस समय क्या होता है, इनका अभिभाषण होता है। लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने की राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसमें एक बात आती है कि कोई भी सरकारी पद का लाभ धारण नहीं करना चाहिए। अगर सरकारी पद पे कोई है तो उन्हें पहले त्यागपत्र देना होगा, इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कि भारत में संसदात्मक पद्धति है। भारत में कौन सी पद्धति है, संसदात्मक पद्धति है, जबकि अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति पद्धति है। संसदात्मक पद्धति का मतलब दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं कि संसदात्मक पद्धति का मतलब होता है कि कार्यपालिका, और संसदात्मक पद्धति का मतलब होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, और जो कार्यपालिका होता है वह व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। ये होता है संसदात्मक पद्धति में। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं, यहीं पे बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद्धति का अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति पद्धति का, तो इसमें भी क्या होता है, व्यवस्थापिका तो होता है, व्यवस्थापिका होता है। ठीक है, व्यवस्थापिका तो होता है और कार्यपालिका भी होता है। ठीक है, कार्यपालिका भी होता है, लेकिन इनमें संबंध नहीं होता। ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और यहाँ का जो कार्यपालिका जो होता है ना, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या करता है, शासन करता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का है, उसके पे कौन करता है, कार्यपालिका का प्रधान करता है शासन। राष्ट्रपति के नाम से वो क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, कुछ हम फैक्ट के बारे में बातें कर लेते हैं। कुछ हम जब फैक्ट के बारे में बातें करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका जैसे हमारे यहाँ संसद होता है तो उस अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है तो वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लोकसभा है तो वहाँ पे क्या कहता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीनेट में कुल कितने सीटें हैं, 100 सीटें हैं, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट है और 50 स्टेटों में से प्रत्येक स्टेट से 2 सीटें क्या हो गई हैं, निर्धारित की गई हैं। लेकिन आगे हम चल के यहीं पढ़ेंगे कि भारत में जो राज्यसभा की सीटें हैं वह फिक्स नहीं है, वह जनसंख्या के आधार पर क्या होंगी,
बढ़ती घटती रहेंगी। लेकिन अमेरिका में राज्यसभा की जो सीट है वो फिक्स हो, चाहे अमेरिका का कोई एक छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। अगर इसकी जनसंख्या 5 है या इसकी जनसंख्या 1 है, 3 है, मान लीजिए 3 है, तो यहाँ से भी 2 सदस्य होंगे और यहाँ से भी क्या होंगे, 2 सदस्य सीनेट में बैठेंगे। ठीक है, लेकिन भारत में जनसंख्या के आधार पर होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होता, राज्यों से सीटों का बंटवारा फिक्स नहीं होता। ठीक है, अगर ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन को संसद ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उच्च सदन को, जैसे कि हमारे राज्यसभा है, तो वहाँ पे क्या कहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, और निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। अब बात करती है राज्यसभा की संरचना की, अगर बात करा जाता है तो राज्यसभा की संरचना जो है, तो राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं तो राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है दोस्तों, टोटल सीट 250 है। ठीक है, राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है, 250 है। 250 में से 238 जो होता है ना, वो राज्यों व संघ राज्यों से होता है। संघ राज्यों मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों से होता है। 238 होते हैं, जबकि 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत किसके द्वारा होते हैं, तो ये मनोनयन जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, 12 लोग मनोनीत होते हैं। वह किस क्षेत्र से होते हैं, तो वह साहित्य से या विज्ञान से या कला से या समाज सेवी से। अगर इन क्षेत्रों से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में क्या हो, विशिष्टता प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देते हैं, मनोनीत कर देते हैं उन्हें डायरेक्ट, बिना इलेक्शन में क्या होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, 12 लोग ऐसे लोग। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि राज्यसभा में जो वर्तमान में जो चुनाव होता है वह 250 में ना हो करके 245 पे होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उतनी जनसंख्या नहीं है, 250 में इतनी भर जनसंख्या नहीं है। हमने पहले बताया आपसे कि राष्ट्रपति का जो सीटों का बंटवारा होता है वह राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है, उसके आधार पर अभी केवल 245 सीटें हुई हैं। ठीक है, 245 में से 229 जो होते हैं वह स्टेट से होते हैं, और 4 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, और 12 तो आपका मनोनीत होते हैं। तो दोनों को मिला कितने हो गए, 245 सीटें होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अच्छा, ये बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में सभी यूनियन टेरिटरीज से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों, क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा तो है नहीं, तो जब विधानसभा नहीं है तो नहीं लेंगी। तो कहाँ विधानसभा है, तो दिल्ली में है, पांडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे क्या है, विधानसभा स्थित है। 69वें संशोधन के द्वारा 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। दिल्ली में विधानसभा क्या किया था, विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब हम एक बात करते हैं कि राज्यसभा जो होता है वह क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया सकता है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया सकता है। राज्यसभा में जो व्यक्ति होते हैं, राज्यसभा में जो व्यक्तियों की जो अवधि होती है, जो कार्यकाल होता है, अवधि जो होती है वो कैसा होती है, 6 वर्ष होती है। 6 वर्ष कार्यकाल होता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष जो होते हैं ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होते हैं वह रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। इस आधार पर राज्यसभा में जैसे सीटें खाली होती हैं उसके हिसाब से क्या होता है, चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा के अगर निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, राज्यसभा का कौन कौन चुनाव इसको वोट देता है, तो राज्यों के विधानसभा और संघ राज्यों के विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य
कौन देते हैं? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। हमने बताया कि विधानसभा जो यूनियन टेरेटरी में कौन है? दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इतनी बात क्लियर हो गई। चुनाव की पद्धति, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? तो चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव तो ऐसे होता है, लेकिन प्रक्रिया क्या होता है ये तो बताएं। तो ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता क्या है? मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं, ठीक है। 100 लोगों ने क्या हुआ? एक वैध वोट है। इसका पहले ये बात करते हैं कि जीतने के लिए वोट कितने होते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि फार्मूला क्या होता है कि जीत के लिए आवश्यक मत का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? कुल वैध मत अपान +1 होता है अपान निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्यों की संख्या अब +1 इसमें कर देते हैं, ये +1 होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम राष्ट्रपति के चुनाव अगर मान लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मान लेते हैं कि कुल वैध मत कितने पड़े? 100 पड़े। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राष्ट्रपति तो एक ही होंगे तो 1 हो गया, +1 हो गया और +1, तो ये कितना हो गया? 1 1 2, तो 100/2 50 +1 तो कितना हो गया? 51। इसके मतलब कि 51 अगर वोट जिसको मिलेगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति बनेगा। तो इस पद्धति में होता क्या है कि मान लेते हैं एक AG है, एक BG है, एक CG और एक D है। ये 4 लोग हैं और 4 लोग क्या हुए? खड़े हुए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। ये 4 लोग क्या हुए? खड़े हो गए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो हमें कितना % चाहिए राष्ट्रपति जीत बनने के लिए? तो 51% जिसके पास होगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि A को कितना मिला? 40% वोट मिला। B को कितना मिला? 30% वोट मिला। C को 20% और D को कितना मिला? 10% मिला, ठीक। तो अब इनकी क्या करेंगे कि इस पद्धति में होता ये हुआ है कि हम एक जो वोट देने वाला होता है वो क्या करता है कि चारों को अपना क्या करता है? प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करता है? चुनता है। A को भी वोट देगा, मान लीजिए B को पहला बनाना चाहता है तो B को, फिर अगर A को दूसरा चाहता है तो A को देगा, फिर C को देगा, फिर D को देगा। ऐसे प्रायोरिटी के हिसाब से अपना क्या करता है? मत देता है, ठीक है। एक व्यक्ति चारों को मत देगा जैसे जैसे उसको बनाना होगा और फिर क्या होगा? गणना होती है। आम चुनाव में ऐसे होता है कि एक व्यक्ति एक ही मत देता है, एक लोग को, लेकिन यहाँ पे चारों को क्या होगी? मत देगा, ठीक है। तो इनकी गणना कैसे होगी? तो पहली गणना में क्या होगा कि पहली गणना की वोट गिनी जाएगी। अगर 51% जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन हमने देखा कि ये A को 40 मिला, B को 30 मिला, C को 20 मिला और D को 10 मिला, ठीक है। तो क्या करेंगे? जिसको सबसे कम मिला है उसको क्या करेंगे? भाई साहब को हटा देंगे। भाई साहब जाइए, आप अगले बार क्या कीजिएगा? चुनाव लड़िएगा। लेकिन इनके जो 10 मत हैं क्या ये बर्बाद हो जाएंगे? नहीं, ये 10 मत जो होंगे वो दूसरी वरीयता के आधार पर क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो मान लीजिए हम 10 को डिवाइड कर दिए 6 और 3 और 1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इनकी वोट की गिनेंगे तो कितना हो गया? ये 46 हो गए, ये कितने हो गए? 33 हो गए और ये कितने हो गए? 21 हो गए। अभी भी हमने देखा कि क्या हुआ, अभी इनको कितना वोट चाहिए? अभी इनको 5 वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ये 33 है, ये 21 है, ठीक है। तो अभी भी फैसला नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? तीसरी वरीयता की काउंटिंग होगी। तो इसमें अब देखा जाएगा कि
कौन कम है? इसमें सी भाई साहब क्या है, 21 वोट इनको मिला है। तो कहा जाएगा कि आप चलिए निकल लीजिए यहाँ से, और इनकी जो 21 सीट हैं ये क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी में डिवाइड होगा तो मान लेते हैं कि इनको दे दिया गया कितना, 10 वोट इनको, और इनके पास आ गया कितना बचा, 11 इनके पास बचा। तो इनको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 56 हो गए, ठीक है। तो और इनका कितना हो गया, 4 4 44 हो गए। तो ए क्या हुआ, 56 वोट से क्या हुआ, ए क्या हुआ, जीत गया, इन्होंने 44, तो ए क्या होगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होती है, यहाँ पे वोटों की गिनती होती है और चुनाव होता है। तो इसी को कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति इसे कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, हम इतना ही सेशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।